गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर पे चलेंगे। आज हम बायोलॉजिकल बेसिस स्टार्ट करेंगे। देखिए, बायोलॉजिकल बेसिस एंड एवोल्यूशनरी बेसिस ऑफ बिहेवियर में क्या है, हेरिडिटी, बिहेवियर, ये इसका सिलेबस है, 3rd यूनिट। ठीक है, आज हम इसका स्टार्ट करेंगे। मैं आपको पहले बता रही हूँ कि मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट में ये बता रही हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है, 14 को आपका एग्ज़ाम है, तो उसके रिलेटेड मैंने बिल्कुल शॉर्ट करके ये नोट्स बनाए हैं। सबसे पहले आ गया नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये आपको पहले पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें क्या आ गया, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें आ गया ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें आ गए ब्लड वेसल्स, आपके जितने भी इनवॉलेंट्री कंट्रोल्स हैं वो क्या आ गए, ऑटोमेटिक में, ठीक है। और जो वॉलेंट्री कंट्रोल्स हैं जैसे स्किन, जॉइंट, ठीक है, ये सारे क्या आ गए आपके वॉलेंट्री कंट्रोल सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। अब जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है ये आगे फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला आ गया सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। जो पैरासिम्पैथेटिक है वो क्या आ गया, डेली फंक्शनिंग आपकी, जो कि आपकी बॉडी की एनर्जी को सेव करती हैं, जैसे कि डाइजेशन वगैरह, मेटाबॉलिज्म, नॉर्मल जो भी नॉर्मल रूटीन चल रही है वो किस में आ गई, पैरासिम्पैथेटिक में, एक मेंटेन किया हुआ है। अब देखो इधर पैरासिम्पैथेटिक, ये मैंने आपको स्ट्रेस में बताया था, एक मॉडल था GAS मॉडल। ऐसे कनेक्शन बना के चलना है। GAS मॉडल में जहाँ रेजिस्टेंस वाली स्टेज आई थी, स्टैकिंग स्टेज, वहाँ क्या काम कर रहा था, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब आ गया सिंपैथेटिक। ऐसे से आप ऐसे करके याद रख सकते हो कि स्ट्रेस, ठीक है। तो ये क्या आ गया, फाइट एंड फ्लाइट मोड। सिंपैथेटिक कहाँ होगा, जहाँ कुछ स्ट्रेस आएगा, और फाइट एंड फ्लाइट मोड भी बोलते हैं सिंपैथेटिक को, ठीक है। अब उसके बाद ये आ गया आपका नर्वस सिस्टम। इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे न्यूरॉन्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो कि कोई 7-8 न्यूरोट्रांसमीटर हैं तो बहुत सारे, बट साइकोलॉजी में जितने यूज़ होते हैं। उसके बाद आ गया स्ट्रक्चर ऑफ आइज़ एंड ईयर, ये भी इंपॉर्टेंट है, और जो ग्लैंड्स, ठीक है। सबसे पहले आगे हम नर्वस सिस्टम के, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हम सबसे पहले ब्रेन कवर करेंगे, ओके। ये आ गया ब्रेन। अब मेरे पास मटेरियल तो बहुत ज़्यादा है, बट मैं आपको बिल्कुल टू द पॉइंट करके बताने वाली हूँ, ओके। ये आ गया, देखो, अगर आप कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं, अब जैसे आप ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं, पहले आपको खुद उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो अब तो टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, बट जब आप नेट के लिए प्रिपेयर करोगे तो आप सबसे पहले एक डायग्राम बना लें, और आपको पता होना चाहिए कौन सा किस ऑर्डर में, क्योंकि बहुत बार एग्ज़ाम में क्या होता है, वो मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ लेते हैं। जैसे इधर से ऊपर पूछ लेंगे कि पहले क्या आएगा, जैसे सबसे नीचे ब्रेन स्टेम आएगी, उसके ऊपर क्या आएगा, वैसे इस तरीके से, ठीक है। या फिर ऊपर से नीचे का आपको सीरीज़ पूछ लेंगे, तो ये नॉर्मल है, ये आपको ऐसे पता होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि किसी ने बताया नहीं था। तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बना लें, पार्ट्स लिख लें, ठीक है। अब उसके बाद आ गया ब्रेन। सबसे पहले ब्रेन आ गया। ब्रेन देखें, ब्रेन आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन है उसमें आ गया सेरिबेलम, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। सेरिबेलम को आगे हमने 4 लूप्स में डिवाइड किया, फ्रंटल, पेरेंटल, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल लूप। और जो मिड ब्रेन है उसमें लिम्बिक सिस्टम है, और उसके अंदर क्या है, थैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, हिप्पोथैलेमस, एमेगाडला, ठीक है। लास्ट आ गया आपका हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में क्या आ गया, सेरिबेलम, पॉन्स, मेड्यूला और ब्रेन स्टेम। और जो स्कल है, देखो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर ही एक ही पेज पे सब कर दिया। स्कल में कितने 21 बोन्स होती हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये सब तो बाद में करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले आ गया सेरिबेलम। अब सेरिबेलम क्या है, सेरिबेलम को हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ह्यूमन ब्रेन का पार्ट है, एसोसिएटेड विद हायर ब्रेन फंक्शनिंग सच एज थॉट एंड एक्शन, ठीक है। अब मैंने इसका शॉर्टकट एक छोटा फ्लो चार्ट किया है, इधर देखो। जो फ्रंटल लूप है उसका मेन फंक्शनिंग क्या है, रीज़न, किस चीज़ को रीज़न देना, ऑर्गेनाइज, प्लान, स्पीक, मूव, फेशियल एक्सप्रेशन, पे अटेंशन, सेल्फ रेगुलेटरी बिहेवियर, कंट्रोल इमोशंस। और ये कहाँ, फ्रंटल लूप कहाँ होती है, जस्ट बीनीथ आवर
फोरहेड, बीनीथ क्या होता है, लो लेवल पे, ठीक है। तो ये आ गया आपके फ्रंटल लूप के फंक्शन। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो फ्रंटल लूप है वो क्या है, सबसे हाईएस्ट ब्रेन फंक्शनिंग का काम करती है एज सच, मतलब थॉट्स और एक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, फ्रंटल लूप। उसके बाद आपका आ गया, ये है आपकी सेंस के लिए पेरियटल लूप। इसमें क्या है, जितनी भी सेंस आप यूज़ करते हैं, सेंस के लिए क्या है, ये लूप है, लोकेटेड एट अपर लेयर ऑफ अवर ब्रेन, ठीक है। अब आ गया आपके, देखिए सेंस, विजन, टच, बॉडी अवेयरनेस, स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, पेरेंटल लूप। अब उसके बाद आ गया आपका ऑसिपेटल लूप। ऑसिपेटल किसके लिए बोलते हैं, इसको आल्सो कॉल्ड स्टेराइट एरिया, ठीक है। अब ये स्टेराइट एरिया, अब जब आप स्ट्रक्चर ऑफ आई पढ़ेंगे तो उसमें आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा। अब ऑसिपेटल लूप ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, विजन के लिए, आपको ऐसे भी याद रखना, और टेम्परल हियरिंग के लिए। अब देखो ये क्या, लोकेटेड एट दी बैक ऑफ अवर ब्रेन, विजुअल परसेप्शन ऑफ बॉडी लैंग्वेज, जैसे कि पोस्चर, एक्सप्रेशन, जेस्चर, इन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऑसिपेटल लूप। एसोसिएटेड विद अवर विजुअल प्रोसेस, यानी कि विजुअल रिकॉग्निशन, कुछ रिकॉग्नाइज करना देख के, विजुअल अटेंशन के लिए, स्पेटियल एनालिसिस के लिए। अगर आप ये फ्लो चार्ट बना के भी लर्न करते हैं या कनेक्शन बनाते हैं तो आपको पता लग जाएगा। और मेरे को ये फ्लो चार्ट बनाने के लिए पूरी बुक्स पढ़ पढ़ के मैंने मेन पॉइंट्स इसमें कलेक्ट करे हैं। अब उसके बाद आ गया टेम्परल लूप, ये है मेन हियरिंग के लिए। अब देखो इसमें मेन दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब क्या है, सबसे पहले ये लोकेटेड नियर आवर आई, ठीक है। अब इसमें क्या है, दो बिल्कुल मतलब मेन पॉइंट है जिसमें से क्वेश्चन आता है, क्या क्या, वर्निकी एरिया और ब्रोका एरिया। जो ब्रोका एरिया वो क्या है आपका राइट साइड पे है, और जो वर्निकी है वो क्या है लेफ्ट साइड पे। और जो ब्रोका एरिया ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोडक्शन ऑफ स्पीच, स्पीच को प्रोड्यूस करने के लिए। और जो वर्निकी एरिया लेफ्ट साइड पे ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कंप्रीहेंशन के लिए, ठीक है। अब अगर आपका अब देखो इधर ये, अब लिखा तो मैंने ऐसे अच्छा नहीं लिखा है बट फिर भी देख लो, लूज टू एबिलिटी, ठीक है। अगर आपकी इंजरी होती है लेफ्ट साइड पे, मतलब ब्रोका साइड पे, तो क्या होता है, आप क्या करते हैं, लूज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ड। अगर अगर आपका लेफ्ट डैमेज होता है तो आप वर्ड्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। और अगर राइट हेमिस्फेयर अगर आपका क्या होता है, मतलब डैमेज होता है, तो आप क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज अदर ऑर्गेनाइज, तो आप साउंड की मतलब जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन है उसको आप क्या कर पाएंगे, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। इधर अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे जो वर्ड बोल रहे हैं, और इधर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे साउंड को, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट एरिया, वर्निकी एंड ब्रोका एरिया, ब्रोका प्रोडक्शन के लिए और ये क्या इसके लिए, कंप्रीहेंशन के लिए, ठीक है। अब क्या आ गया, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आ गया इसमें, सैरिब्रम डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स में डिवाइड है, लेफ्ट और राइट। इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जैसे पूछ लेंगे कि वर्बल प्रोसेसिंग के लिए आपका कौन सा एरिया रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब लेफ्ट और राइट आ गया, और जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, लॉजिकल, और जो राइट है उसको हम करते हैं क्रिएटिव। अब क्रिएटिव में क्या क्या आ जाएगा, नॉन वर्बल प्रोसेसिंग, स्पेटियल, म्यूजिकल, विजुअल रिकॉग्नाइजेशन, जितनी भी क्रिएटिव चीज़ें आ गई वो किस में आ जाएंगी, राइट हेमिस्फेयर में। और लेफ्ट किसके लिए है, लॉजिकल के लिए। तो लॉजिक कहाँ कहाँ लगेगा आपका, वर्बल प्रोसेसिंग, स्पीच, रीडिंग, राइटिंग, लैंग्वेज, ठीक है, ये आ जाएगा लेफ्ट के अंडर। और ए बंडल ऑफ एक्सॉन कॉल्ड दी कॉर्पस क्लॉसम कनेक्टेड। अब ये जो टू हेमिस्फीयर हैं इनको कनेक्ट कौन करता है, कॉर्पस क्लॉसम, ठीक है। नेक्स्ट आ गया मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन के भी मैं आपको शॉर्टकट बता देती हूँ। सबसे पहले ये किस किस चीज़ का बना है, टेक्टम, टेगमेंटम, सेरिब्रल एक्वेडक्ट, सेरिब्रल पेडंकल्स, सेवरल न्यूक्लाई एंड फॉसिक्यूल्स, ठीक है। अब अगर आप बोलो कि मैं इनके डिटेल में जाऊँ तो बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर, बट जब मैं नेट के लिए वीडियोज़ डालूँगी तो मैं आपको टू द पॉइंट ये बताऊँगी, ओके। अब आ गया सबसे पहले पार्किंसन डिजीज़ का, देख लो इसका बहुत बार आता है। अब क्या आ गया, द डीजनरेशन ऑफ न्यूरॉन इन द सब्सटेंशिया निग्रा, जो कि किसका पार्ट है, मिड ब्रेन का, एसोसिएटेड विद पार्किंसन डिजीज़, डिजीज़ ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इफेक्ट मूवमेंट। पार्किंसन डिजीज़ क्या होती है, जिससे ये क्या आपका एक मूवमेंट को इफेक्ट करती है, ओके।
अब आ गया लिम्बिक सिस्टम। इसको हम इमोशनल ब्रेन या चाइल्डिश ब्रेन भी बोलते हैं। और इसके लिए फॉर्मेशन ऑफ एपिसोडिक मेमोरी कहाँ पे होती है? फॉर्मेशन लिम्बिक सिस्टम। इसके बाद हम मेमोरी ही करेंगे। अब देख लेना इधर की मेमोरी कौन से बायोलॉजिकल पार्ट के साथ रिलेट करती है, ठीक है। अब आ गया इसके अंदर थैलेमस। अब थैलेमस देखो क्या है, एक रिले सेंसरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। रिले सेंसरी इन्फॉर्मेशन मतलब रिसीव करता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन को और आगे पास करता है। थैलेमस किसका रोल प्ले करता है? रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन को और पास करता है फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। दूसरे पार्ट से कहाँ लेके आता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में लेके आता है। अब नेक्स्ट आ गया आपका हिप्पोकैम्पस। अब हिप्पोकैम्पस भी इम्पॉर्टेंट है। अब हिप्पोकैम्पस कैसे? जैसे आपको मैंने टेम्परल लूप में बताया कि 2 पार्ट्स थे, ब्रोका एंड वर्निकी एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आप कहीं नोट बना के लिख दो। वैसे ही जो हिप्पोकैम्पस है, हिप्पोथैलेमस है, इसमें भी 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटरल हिप्पोकैम्पस और वेंट्रोमेडिकल हिप्पोथैलेमस सॉरी। अब जो लेटरल है वो क्या होता है? सिग्नल टू हंगर। और जो वेंट्रोमेडिकल है वो क्या है? सिग्नल टू स्टॉप ईटिंग। अगर किसी का वेंट्रोमेडिकल हिप्पोथैलेमस डैमेज हो जाए तो वो सिर्फ इंसान खाता रहेगा और उसको पता नहीं लगेगा कि मैंने इस चीज़ को खाना बंद करना है। अगर किसी का लेटरल हिप्पोथैलेमस डैमेज हो गया तो उसको भूख ही नहीं लगेगी। एक बार हाँ, नेट में आया था, इसका एग्जाम्पल पूछी हुई थी। एक रैट है, वो खाना खाता ही जा रहा है, तो उसका कौन सा पार्ट डैमेज है? तो उधर आंसर क्या था? वेंट्रोमेडिकल हिप्पोथैलेमस, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आते हैं। ये क्या करता है? रेगुलेट वेरियस फंक्शन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड एंडोक्राइन एक्टिविटी एज वेल एज सोमैटिक फंक्शनिंग। सोमैटिक फंक्शन क्या आ गया? आपके बॉडी टेम्परेचर, स्लीप, एपेटाइट जो कि मेंटेन करते हैं, ठीक है। अब देखो हिप्पोथैलेमस है जो, ये क्या है? बहुत सारे फंक्शन रेगुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के। इसका भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा मतलब ब्रेन का पार्ट है जो कि हमारे हार्मोन्स के साथ रिलेट करता है, ठीक है। तो ये जो हिप्पोथैलेमस है ये एंडोक्राइन एक्टिविटी के साथ रिलेट करता है और ये कितने 7 डिफरेंट रिलीजिंग हार्मोन दैट ट्रैवल टू पिट्यूटरी ग्लैंड। ये कितने 7 डिफरेंट हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ ट्रैवल करते हैं, ओके। अब नेक्स्ट आ गया आपका एमिगडाला। अब ये आलमंड शेप का है और ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ये इमोशंस के लिए। आपको सीधा याद रखना है, थैलेमस रिले सेंसरी इन्फॉर्मेशन करता है, मतलब रिसीव करता है और पास करता है इन्फॉर्मेशन को। और जो हिप्पोथैलेमस है ये क्या है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड और एंडोक्राइन एक्टिविटी में क्या करता है? फंक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और 7 डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज करता है पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ। और इसकी 2 मेन चीज़ें हैं, एलटी एंड वीएमएच, ठीक है। उसके बाद आ गया एमिगडाला। ये है इमोशंस के लिए। जितने भी आपके इमोशंस होते हैं वो किससे रिलेट करते हैं? एमिगडाला के साथ, ठीक है। अब देखो, इट प्ले रोल इन द इमोशनल लैडन मेमोरीज कंटेन ए ह्यूज नंबर ऑफ एपेटाइट रिसेप्टर साइट दैट आर इम्प्लीमेंटेड इन रेज, फियर, सेक्सुअल फीलिंग्स, ठीक है। ये कहाँ से, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एमिगडाला। अब नेक्स्ट, अब ये जो एग्रेशन है ये भी। अब आ गया नेक्स्ट आपका हिप्पोकैम्पस। अब हिप्पोकैम्पस किसके लिए है? मेमोरी के लिए है। हिप्पोकैम्पस मेमोरी के लिए है, एमिगडाला इमोशंस के लिए है। हिप्पोथैलेमस किसके लिए? आपका एपिटाइट के लिए भी है और 7 डिफरेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। और थैलेमस किसके लिए आ गया? रिसीव और पास ऑन करता है इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। अब उसके बाद आ गया पिट्यूटरी ग्लैंड। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है आपका उसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम, रिलीज मैनी हार्मोन्स, क्योंकि ये बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है विच इफेक्ट अवर ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, सेक्सुअल डेवलपमेंट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अब ये आ गए ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, ये सारे, ठीक है। प्रोलैक्टिन, ये सारे कौन प्रोड्यूस करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। और प्रोलैक्टिन बहुत बार पूछा होता है, ये आपको मैच द फॉलोइंग में पूछ लेंगे कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया आपका हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन आ गया। अब इसमें क्या आ गया? सेरिबेलम, ये सेरिबेलम है। और जो फोर ब्रेन है उसमें सबसे पहला क्या है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। ये आ गया सेरिबेलम। सेरिबेलम आपका किसके लिए आ गया?
सेरिबेलम में आ गया आपका ये पोस्चर बैलेंस करने के लिए, रेस्पिरेटरी के लिए, कार्डिक रेगुलेशन, कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल मूवमेंट, ठीक है। अब ये जो मैंने पेंसिल से लिखा है, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट अगर अभी के लिए इग्नोर करना चाहो तो कर सकते हो। और ये जो हिंड ब्रेन है ये क्या करता है, बहुत सारे जो मोटर फंक्शन है उनको भी कंट्रोल करता है, ठीक है। अब देखो इधर, रेगुलेट मोटर मूवमेंट, मोटर मूवमेंट को रेगुलेट करता है। अप्रॉक्सीमेट 80% ऑफ द ब्रेन न्यूरॉन, इसमें क्या है 80% ऑफ द ब्रेन न्यूरॉन है, और जो 10% ऑफ द ब्रेन मास किस में है, सेरिबेलम में है, ठीक है। अब आ गया ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम क्या आ गई, ब्रेन स्टेम सबसे नीचे आती है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट रोल किस में प्ले करती है, ब्लड प्रेशर में, हार्ट बीट में, ब्रीथिंग में, स्लीप एंड ईटिंग में, ठीक है। द ब्रेन स्टेम इज मेड अप ऑफ, ब्रेन स्टेम किस किस की बनी है, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेड्यूला। अब ये आपको तब पता लगेगा जब आप ब्रेन की एक मतलब ड्राइंग बना लोगे और उसको ड्रॉ करोगे, आपको बनाते हुए जब आप खुद अपने हाथों से लिखोगे, बनाओगे, आपकी ज़्यादा सेंस यूज़ होगी, तो आपको क्या ज़्यादा अच्छे से लर्न होगा, ठीक है। अब आ गया मेड्यूला, अब ये किसके लिए, इसके मेन फंक्शन क्या है, ब्रीथिंग, स्वेलोइंग, हार्ट रेट, ठीक है। अब इन सब के एक जैसे लगते हैं बट ये अलग अलग हैं। अब आ गया आल्सो हेल्प ट्रांसफ़र न्यूरल मैसेज टू एंड फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये किस में हेल्प करता है, न्यूरल मैसेज को फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, आगे मतलब ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। लोकेट एट द जंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन, ठीक है। अब आ गया लास्ट आपका पॉन्स आ गया, ये क्या आ गया, ब्रिज बिटवीन वेरियस पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम इंक्लूडिंग दी सेरिबेलम एंड सेरिब्रम, ये बीच में क्या है, एक ब्रिज टाइप होता है, ठीक है। और में कंट्रोल ब्रीथिंग, कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है। मैनी इंपॉर्टेंट नर्व्स दैट ओरिजिनेट इन द पॉन्स सच एज, कौन सी नर्व्स है, ये क्या आपकी एक इसी के अंदर आता है। अब इस सिलेबस में मैं पढ़ा पाऊँगी कि नहीं वो मुझे नहीं पता, इसमें जैसे क्रेंटियम नर्व्स आती हैं कुछ, और स्पाइनल वाली नर्व्स भी आती हैं, ठीक है। अभी इसमें कौन सी है, ये ना अबडक्टेंस नर्व, ये ट्राइजेमिनल नर्व, वेस्टिबुलर नर्व, इनके बारे में पूछते हैं, बट इधर ये आपको बड़ी डिफ़िकल्ट लग रही होंगी। ये 12 नर्व्स हैं, इसका मैं आपको बताऊंगी बट इस वीडियो में नहीं बता सकती। लोकेटेड अबव द मेड्यूला, बिलो द मिड ब्रेन एंड जस्ट इन फ्रंट ऑफ द सेरिबेलम। अब देखो ये ऐसे पढ़ने में कितना टफ लग रहा है, बट अगर आपने सामने इसकी डायग्राम रखी होगी ना ब्रेन की, तो आपको खुद पता लग जाएगा। अबव मेड्यूला मतलब इसके इधर होगा, मेड्यूला से ऊपर, मिड ब्रेन इधर होगा तो उसके इधर बीच में, इन फ्रंट ऑफ सेरिबेलम। अब अगर आप डायग्राम में देखोगे तो आपको बिल्कुल ये सही समझ आ जाएगा, बट सिर्फ पढ़ोगे तो इतने अच्छे से क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो ये आ गया, मैंने एक बिल्कुल शॉर्टकट रखा था ब्रेन के ऊपर, ठीक है। अब इसको अगर आप एक बार अपने अच्छे से नोट्स बना के कर लेते हैं तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप इसके MCQ करें ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएँ। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और लिखा है, ए ह्यूमन ब्रेन कैन ऑपरेट ऑन ए पावर सप्लाई ऑफ अबव कितनी 10 वाट्स के ऊपर की, ठीक है। अब और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ, एन अडल्ट ब्रेन वेट अबाउट, एक जो अडल्ट का ब्रेन होता है उसका कितना वेट होता है, 1.3 kg, 1.36 kg, ठीक है। और कितने उसमें न्यूरॉन होते हैं, 10 बिलियन न्यूरॉन, ये क्वेश्चन आता है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर भी करें वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ स्क्रीनशॉट चाहिए या कुछ और नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। थैंक यू।